हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं आस्क डॉट क्लासेस। आस्क डॉट क्लासेस में साथियों आज हम यूपीएससी सीसेट 2024 के पेपर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें स्पेशली हम मैथ्स पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं मैथ्स पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक निश्चित संख्यक व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा करते हैं। मतलब कुछ व्यक्ति जो हैं 6 के दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। यहाँ के एक घन पूर्णांक संख्या है। व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि ये 5 के दिनों में कार्य को पूरा कर सके। तो साथियों मैंने अपने इस चैनल पे एक पहले भी वीडियो मैंने अपलोड किया था। जब भी टाइम और वर्क के साथ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है MDH फार्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन साथियों MDH फार्मूले के ऊपर ही है हमारे पास। व्यक्तियों की संख्या हमारे पास यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो हम व्यक्तियों की जो संख्या है उसको हम मान लेंगे कि मेरे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी है, A है। ठीक है, और मतलब MDH फार्मूले में M जो है मेंस की संख्या को बताता है, तो M1 हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे A हमने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेज के बारे में बता रखा है, तो D1 हमारे पास यहाँ पे कितना है 6 के। ठीक है, इसी तरह से साथियों अब हम देखते हैं M2 क्या होगा, और D2 हमारे पास यहाँ पे 5 के बता रखा है। ठीक है, और M2 हमारे पास क्या है कि व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो मेरे पास जो व्यक्ति जो थे A है फर्स्ट केस में, तो मैंने इसमें क्या किया, व्यक्तियों की संख्या में X% की वृद्धि कर दी। ठीक है, तो मेरे पास अब जो है M2 की वैल्यूज हो जाएगी A + AX/100। ठीक है, तो साथियों MDH फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में M के बारे में इंफॉर्मेशन थी और D के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो इस फॉर्मूले में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है हम उसको हटा देते हैं। तो ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा M1D1 = M2 D2। M1 की वैल्यूज मेरे पास A है और D मेरे पास है 6K, और K यहाँ पे घन पूर्णांक संख्या है, नो मैटर कुछ भी हो। और M2 मेरे पास यहाँ पे है A + AX/100 × 5K। साथियों दोनों तरफ जो एक जैसी संख्याएं होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, K से K कैंसिल हो जाएगा। इस वाली संख्या से हम A कॉमन लेंगे और इधर भी A कॉमन है, तो A से A भी कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा ये यहाँ पे X/100 × 5 लेफ्ट साइड में ले आऊंगा तो 6/5 हो जाएगा ये, और 1 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास X/100। तो मेरे को X बताना है, तो X/100 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास 1/5 और 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 20। ठीक है, तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि ये 5 के दिनों में कार्य को पूरा कर सके। 20% की अगर हम वृद्धि करते हैं तो ये 5 के दिनों में अपना कार्य पूरा कर देंगे। तो साथियों ये MDH फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था। मैंने ये अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है MDH फार्मूला, आप वहां पे जाके इस फार्मूले को अच्छे से देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब घड़ी 4:25 दर्शाती है, ठीक है, 4:25 हो रहे हैं, तब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो ये इस तरह से है हमारे पास, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 रहता है। ठीक है, और यहाँ पे 4 और ये हमारे पास 5। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ पे कहीं है, और जो मिनट वाली सुई है वो 5 के ऊपर है। तो हमने ये वाला कोण हमने बताना है। साथियों इसके 2 तरीके हैं हमारे पास। एक डायरेक्ट फार्मूला है जिसको हम एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, 60 × H - 11 × M/2। बट साथियों आप इससे कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज हम इसके ले लेते हैं। बट साथियों मैं यहाँ पे किस तरह से कर रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि घंटे वाली जो सुई है, जो हमारे पास आवर एंड वाली क्लॉक जो होती है वो मिनट वाली सुई के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 और 5 के बीच में टोटल एंगल जो होगा 30 डिग्री का होगा।
आपको पता है 4 और 5 के बीच में जो एंगल रहता है, टोटल एंगल जो होता है, ठीक है, 5 मिनट में जो एंगल बनाती है मिनट वाली सुई, वो 30 डिग्री का बनाती है। इसका मतलब ये जो टोटल एंगल होता है ये 30 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका मतलब 4:25 मिनट की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री से कम ही होगा ये वाला एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम देखते हैं, देखो 1 मिनट में अगर हम देखें तो घंटे वाली सुई जो है 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। सीधी सी बात है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई जो है 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई कितना चल चुकी है? 25 मिनट। तो 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? मतलब 25 इंटू 1/2, तो ये 25 का आधा हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 30 में से 12.5 घटा देंगे तो और ये हमारे पास आ जाएगा 17.5 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास बनता है, दैट इज सी। याद रखेंगे साथियों कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई में क्या रिलेशन होता है कि घंटे वाली सुई तभी घूमती है जब मिनट वाली सुई घूमेगी। इसका मतलब मिनट वाली सुई ने कितना घूमा? 25 मिनट। तो घंटे वाली सुई ने कितना घूमा? यहां से लेके ये थोड़ा सा घंटे वाली सुई यहां से घूम रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने अपने पिछले वीडियो में एक अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था कि ये एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया। आप वहां पे जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन है गुणनफल 1/2 हमारे पास दे रखा है 1/2, 2/4 और 3/6, 4/8 इंटू अप टू सो ऑन 25/50। मैं प्राप्त के से प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे? मतलब हमने ये बताना है कि कितनी जीरो आएंगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में हम देखेंगे ऐसी कितनी जीरो आएंगी जो एक साथ होंगी। क्रमागत का मतलब साथ साथ होंगी जो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जीरो कब आती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जीरो कब बनती है। जब हम 2 और 5 को क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो 10 आता है, तब हमारे पास यूनिट प्लेस पे जीरो आती है। या तो जीरो कब आती है, जब हम 4 को 25 से गुणा करते हैं, 25 चौका 100, तब हमारे पास जीरोज आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऊपर वाला रूल यूज कर रहा हूं। जब मैं 2 और 5 को गुणा करूंगा तो 10 बनेगा। 10 के साथ हमारे पास यूनिट प्लेस में क्या होता है? जीरो होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 वाली टर्म्स कौन कौन सी है। तो इसमें 5 वाली टर्म्स एक आएगी, जैसे 4/8 है तो 5 कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। पहले 5 अंकों के लिए पावर कितनी है? 10 है। तो नेचुरली उसके बाद 5 कहाँ पे आएगा? 10 में आएगा 5, और ये पावर कितनी हो जाएगी? 20। उसके बाद 15 में आएगा 5, पावर कितनी हो जाएगी? 30। उसके बाद हमारे पास 20 में 5 आएगा, 5 चौके 20 होता है, तो यहाँ पे पावर 40 होगी। और लास्ट में 25 के केस में हमारे पास पावर कितनी होगी? यहाँ पे 5 आएगा और पावर कितनी है? 25 है। साथियों, अब 5 के लिए तो हमने देख लिया 5 वाली टर्म्स कौन सी हैं, पर 2 वाली टर्म्स कितनी होगी? बहुत ज्यादा टर्म्स होंगी, ठीक है। तो मिनिमम पावर हम देखेंगे। मिनिमम क्या करेंगे? मिनिमम हम कॉमन पावर देखेंगे, ठीक है। कॉमन पावर यहाँ पे हम लेंगे। तो 5 की पावर देख लेते हैं। यहाँ पे 5 की पावर यहाँ पे 10 है। यहाँ पे 2 गुणा 5 लिखा जाएगा तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 20 आएगी। यहाँ पे 3 पंजे 15, तो 5 की पावर यहाँ से कितनी आएगी? 30 आएगी। यहाँ से 5 की पावर 5 के 20 होता है, 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 40। यहाँ से 5 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 50, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इन सभी पावर्स को देख लेते हैं। तो 5 की जो मिनिमम पावर है, इन सबको ऐड कर देंगे। 100 और 100 में 40 जमा किए तो 140 और 70 और ये आ जाएगा हमारे पास 200। तो 5 की पावर कितनी है? मिनिमम पावर कितनी है? 200। तो इसका सही ऑप्शन कितना बनेगा? ऐसी कितनी क्रमागत जीरो आएंगी? 200 क्रमागत जीरो आएंगी। ऐसी जीरो कितनी होंगी? ये 200 जीरोज होंगी क्रमागत, ठीक है। क्योंकि नेचुरली जब हम 2 की पावर देखेंगे, 2 की पावर जो होगी ग्रेटर देन 200 ही आएगी। बट हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कॉमन पावर्स देखनी होती है जो मिनिमम होती है। तो मिनिमम कितनी होगी हमारे पास? 200 होगी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साथियों, एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को 1 रुपए की बचत की। मतलब पहले दिन 1 रुपए की बचत करता है,
2 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 अधिक बचत की। मतलब सिंपल सी बात है, पहले दिन उसने 1 रुपया जमा किया, बचाया, दूसरे दिन 3 रुपये बचाए, क्योंकि दूसरे दिन उसने 2 जमा 1 3 रुपये बचाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने कितने बचाए, 5, फिर कितना आएगा 7। साथियों तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इस तरह से चलता रहेगा। आपने आगे क्या बताना है, 2 रुपये की अधिक बचत की, और यही क्रम में आगे भी जारी रहता है, ये वाला क्रम आगे भी जारी रहता है। किस तारीख के अंत में कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। मतलब जो टोटल जो बचत होगी, इन सबको ऐड करके जो आएगा टोटल जो होगा, वो संख्या एक पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए और पूर्ण घन भी होनी चाहिए। साथियों जब हम विषम संख्याओं का योग करते हैं, ठीक है, जब हम विषम संख्याओं का समेशन करते हैं, योग करते हैं, तो ये हमेशा n स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। तो n की वैल्यूज, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 7 जनवरी तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 7 हुई, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 49 पूर्ण वर्ग तो है पर घन किसी का भी नहीं है। इसी तरह से जब हम 8 जनवरी की बात करेंगे, जैसे मैं 8 पुट करूंगा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। तो 64 8 का तो वर्ग है, साथ में 4 का क्या है, ये घन भी है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा बनता है हमारे पास, बी। अगर 9 को देखें तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, पर 81 किसी का भी घन नहीं होता है, ठीक है। तो ना तो हमारे पास 7 जनवरी के लिए भी नहीं होगा, ना तो 9 जनवरी के लिए होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 8 जनवरी का मतलब 8 होनी चाहिए। 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, और 64 किसका घन होता है, 4 का घन भी होता है। तो याद रखेंगे सम ऑफ द ऑड नंबर्स, ठीक है, किसके इक्वल होता है हमारे पास, दैट इज n स्क्वायर के इक्वल होता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 की घात, ये हमारे पास है 222 की घात हमारे पास कितनी है 333 है, जमा 333 की घात हमारे पास है 222। आपने बताना है कि इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनमें से किस नंबर से। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है, एक 2 की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है और 37 की बात कर रहा है। तो साथियों देखते हैं 2 से डिविजिबल होगा, ये वाली संख्या जो रहेगी ये सम संख्या है, ब्रैकेट के अंदर 2 से डिविजिबल हो जाएगी, रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, इट मीन्स 2 से तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और ये जो संख्या होगी 2 से नॉट डिविजिबल होगी, ठीक है। अब 3 की जब हम बात करते हैं तो 3 में अगर हम तीनों संख्याओं का सम देखें तो 6 बन रहा है, ठीक है। जैसे 3 के केस में देखें तो इन पहली ब्रैकेट वाली जो संख्या है उसका सम 6 बन रहा है, तो 6 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 होगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 3 3 6 और 3 9, तो ये भी 3 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। ज्यादा हम इसमें कोशिश करेंगे नहीं, ऑप्शंस में अगर हम इन दोनों को ही देखें तो यहीं से बता सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारे पास बी जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी ऑप्शन को इसी दोनों से ही कंपेयर कर सकते हैं। चलो हम 37 से भी देख लेते हैं। 37 से कैसे रूल क्या है 37 से डिविजिबिलिटी का, जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास जो संख्या है 222, इसका जो लास्ट नंबर है यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, ठीक है, इसको 2 बार लिखना है रिमेनिंग नंबर्स के नीचे, ठीक है। जो रिमेनिंग नंबर होता है हमारे पास, रिमेनिंग नंबर कितना है 22, ठीक है। इसके नीचे 2 को 2 टाइम लिखना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर ये 0 आता है तो 37 से क्या होना चाहिए, ये डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम 333 की बात करते हैं तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 3, इसको 2 बार लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 आ रहा है तो ये 37 से क्या है डिविजिबल है। तो 37 से क्या होगा, ये डिविजिबल होगा, ठीक है। इस तरह से हम चेक करते हैं। पर अगर हम इन 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अगर मेरा ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद द हनी
सो दैट गेन इज 20%। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक तो दे रखा है हनी और दूसरा क्या है, इसमें हमने वाटर क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, और इसको मिक्स करके बेच रहे हैं, मतलब हनी जो है प्योर नहीं है, मिक्सचर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो प्योर नहीं है तो नेचुरली हनी अगर प्योर होगा तब तो कोई गेन होगा नहीं, अगर उसमें क्या की जाती है, कुछ मिलावट की जाती है, तभी उसको कुछ गेन होगा। इट मीन्स अगर वो 20% का गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं अगर 100 रुपए की चीज थी वो 120 रुपए में बेच रहा है, तभी उसको 20 रुपए गेन हो रहा है 20% का। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस मिक्सचर की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, तो हम 1 यूनिट के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 120 रुपए विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है 120 रुपए है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 100 रुपए है। यही है ना हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को जिसका हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए था, पर बेच रहे हैं 120 रुपए में, तभी 20% का लाभ हो रहा है साथियों। तो 120 रुपए की वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, तो 1 रुपए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज 100 बटा 120, तो ये कितना आ जाएगा 5/6। ये कितना आ जाएगा 5/6। मतलब देखा जाए तो इस मिक्सचर का जो एक्चुअल प्राइस था वो कितना था, 5/6 था। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमने क्या किया, एक वस्तु के 6 बराबर हिस्से किए। ठीक है, इन 6 बराबर हिस्सों में से 5 हिस्से मतलब किसके हैं, शहद के हैं, और एक हिस्सा किसका है, पानी का है। तो इसका मतलब शहद तो कितना है हमारे पास, देखा जाए तो शहद जो है 5/6 पार्ट क्या है, शहद है, और 1/6 पार्ट क्या है, यहाँ पे पानी है। तो हमने पानी की परसेंटेज निकालनी है कि पानी की कितनी परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू हनी। तो 1/6 अगर हम देखा जाए, पानी की जो पानी वाला जो पार्ट है वो कितना है, 1/6 है, और हनी वाला पार्ट कितना है, 5/6। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 इंटू 100, और ये आ जाएगा 20%। तो 20% का गेन तभी होगा जब हम 20% क्या करेंगे, पानी उसमें क्या करेंगे, डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसको हम कॉस्ट प्राइस, एक और तरीका भी होता है उससे भी हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 3⁻30। साथियों 30⁻30 में हमने देखना है, जैसे जीरो आएंगी लास्ट में हमारे पास बहुत सारी, तो इन जीरो से पहले जो नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट होगा वो आपने बताना है। साथियों मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया अपने इसी वीडियो में 1-2 क्वेश्चन पहले कि जीरो कब आती है, जब हम 2 और 5 को गुणा करते हैं 10 आता है, तब ये जीरो आती है यूनिट प्लेस पे। तो इसका मतलब 30 के हम फैक्टर कर लेंगे, 30 के फैक्टर मेरे पास बनेंगे 3 दूने 6 इंटू 5। ठीक है साथियों, तो जीरो का कारण क्या है, ये 5 और 2 को गुणा करना, ठीक है, तब जीरो बनता है। तो इसका मतलब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, नॉन जीरो डिजिट बताना है। तो इसका मतलब नॉन जीरो डिजिट के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, 3 की पावर 30 देखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो 2 और 5 को देखेंगे तो जीरो ही आएगा हमारे पास। तो नॉन जीरो डिजिट कहां से आएगा, यहां से आएगा 3⁻30 में से। तो आपको पता है 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो जो इसकी पावर है इसको मैं 4 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, 7 चौके 28 और 2 30। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, 3⁻2 कितना होता है 9। तो इसका मतलब जो लगातार जीरो आ रही थी, जीरो से पहले वाला जो डिजिट होगा वो कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसका सही ऑप्शन हमारे पास डी बनता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। 421 and 427 when divided by the same number leaves the remainder 1. ठीक है, how many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder? ऐसे कितने मतलब हम और नंबर यूज कर सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आए हमारे पास, 1 आए। ठीक है, कितने और डिवाइजर हम यूज कर सकते हैं
कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। साथियों सीधी सी बात है, हम 421 को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो मैं वो नंबर मान लेता हूँ a, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है, भागफल में, और शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो नंबर है वो मेरे पास है 427 को मैं भाग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कुछ आएगा और मेरे को पता है नंबर सेम नंबर से भाग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर ये आएगा। इट मीन्स अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा कि 421 को मैं लिखूंगा AQ1 + 1 और 427 को लिखूंगा मैं AQ2 + 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो सब्ट्रैक्ट करके 6 बचेगा। यहाँ पे आएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन, इधर भी माइनस आएगी, ये इस तरह से होगा, और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास A × Q2 - Q1, ठीक है। तो 6 बराबर है A, Q2 - Q1 को मैं B मान लेता हूँ, B मतलब 2 नंबर को गुणा करके कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 कैसे पॉसिबल हो सकता है, या तो मैं 2 × 3 करूं तब आएगा 6, या तो मैं 3 × 2 करूं तब आएगा 6, या 6 एकम 6 करूं तब आएगा 6, या 1 × 6 करूं तब आएगा 6। तो मेरे पास जो नंबर्स हैं वो नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकते हैं, देखो, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। तो देखो साथियों, जब मैं 1 से इन दोनों को डिवाइड करूंगा, पॉसिबल डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट, यही फाइंड आउट करना था, पॉसिबल डिवाइजर, ठीक है। कौन कौन से पॉसिबल, अगर देखो साथियों, अगर मैं 1 को एज ए डिवाइजर लेता हूँ, 1 से मैं इन दोनों को भाग करता हूँ, तब तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, 1 तो आएगा, इसका मतलब 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास, 3। तो इसका सही ऑप्शन बन जाएगा, दैट इज C इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19, एक डिब्बे जिसको हम कैन बोलते हैं X में, ठीक है, एक डिब्बा X है जिसमें 399 लीटर्स पेट्रोल है, ठीक है, और दूसरा जो डिब्बा है कैन, उसमें 532 लीटर कितना है, Y वाले डिब्बे में 532 लीटर्स डीजल है। इन्हें समान अमाप, मतलब समान साइज, सीधी सी बात है, इसका मतलब होता है साइज, मतलब इन्हें एक जैसी बोतलों, इन्हें समान साइज की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है, ठीक है। एक ही साइज की बोतल में भरना है, जो साइज Y के लिए यूज करेंगे वही साइज हम X के लिए यूज करेंगे, ठीक है, ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भर जाएं, ठीक है, पूरे भरने चाहिए बोतलें। बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल अमाप संभव है, ऐसे कितने मतलब साइज की बोतलें संभव है कि जब हम पेट्रोल और डीजल डालें तो पूरी भर जाएं, ठीक है, थोड़ी मतलब कम ना रहे, पूरी भरनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन है यहाँ पे। 399 को जब हम इसके कॉमन फैक्टर्स करेंगे 399 के, तो 3 से जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, फिर जाएगा 7 से, 7 एकम 7 और 9 7 63, और फिर ये हमारे पास 19 एकम 19। तो इसके बनते हैं फैक्टर 3719 × 1। इसी तरह से 532 के अगर हम देखें तो साथियों 532 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और ये तो सेम ही बन जाएगा। फिर जाएगा 7 से तो 19 आएगा, और लास्ट में आ जाएगा 19 एकम 19। मतलब इसके फैक्टर बनेंगे 2⁻², 719 × 1। तो साथियों इनके कॉमन फैक्टर की बात है, हम देखते हैं कॉमन साइज क्या हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या 19 हो सकता है, और 1 तो हो ही सकता है, एक बोतल 1 लीटर की बोतल भी हो सकती है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जो है 719 × 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मतलब कॉमन साइज जो हो सकता है वो 7 लीटर की भी कैनी हो सकती है दोनों, 19 लीटर की भी कैनी हो सकती है, और 1 लीटर की भी कैनी हो सकती है। पर साथियों ये तो 3 पॉसिबल साइज तो यही है, पर एक साइज और भी आ सकता है। साथियों आपने देखा होगा जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है, संख्या यहाँ पे, और वो संख्या कितनी है कॉमन, 133। दोनों की जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 133 भी आ रहा है, तो एक जो कॉमन साइज होगा वो 133 भी होगा। तो ऐसे कितने पॉसिबल केस हो जाएंगे, 4 पॉसिबल केस हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन साथियों हमारे पास बनेगा, दैट इज B इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एक संख्या जो है S योग दे रखा है, x + y + z
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्स वाई जेड प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या, 10 से छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? प्राइम नंबर, दैट इज 2, 3, 5 और 7। ठीक है, 4 ही होंगे। तो आपने देखना है क्या एस का इकाई अंक 0 हो सकता है? देख लेते हैं इकाई अंक 0 कब होगा। जब पहले केस में हम क्या करेंगे, जब 2 जमा 3 जमा 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 आएगा, तो इकाई का अंक 0 हो सकता है। तो पहला केस तो पॉसिबल है। दूसरा, क्या इकाई का अंक 9 हो सकता है? तो 5 3 8 और 2 10, 7 2 9, मिनिमम जो हमारे पास 2 अंकों का सम वही 9 है। तो सेकंड केस नॉट पॉसिबल, सेकंड केस जो है नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब सम 9 नहीं हो सकता। ठीक है, केस नंबर 3 देख लेते हैं। क्या 5 हो सकता है? 5 3 8 8 7 15, हाँ हो सकता है हमारे पास। जब 3 5 और जमा 7 करें, 7 5 12 और 3 कितना है? 15। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? पहला और तीसरे वाला, पहला और तीसरा। तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ ही वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर करें। 37 है, किसी घड़ी में एक ही दिन की बात कर रहे हैं 10 बजे और 2 बजे के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार संपाती होती है? अच्छा क्वेश्चन है, और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास। यहाँ 9 होते हैं, यहाँ फिर 10 होते हैं, यहाँ 11 होते हैं, ये 12 और 1 और 2। अगर हम बात करें 10 बज रहे हैं तो ऐसे होगा, ये घंटे वाली सुई होगी यहाँ पे और ये मिनट वाली सुई, ये घूमेगी, मतलब 10 और 11 के बीच में एक बार संपाती होगी। ठीक है, जब 11 और 12 के बीच में संपाती होगी, ठीक है, 11 और 12 के बीच में क्या होगा? एक बार यहाँ पे संपाती होगी। पर होगा क्या? और 12 बजे के केस में क्या होगा? दोनों की दोनों सुइयां यहीं पे होंगी। ठीक है, नेचुरली जब हम देखें 10 और 11 बजेंगे तो एक बार संपाती हो जाएगी, नेचुरली है। ठीक है, फिर 11 से 12 के बीच में एक बार संपाती होगी, पर 12 और 1 के बीच में संपाती नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास क्या होगा, जब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1 बजेगा, तो जब 1 बजेगा तो घंटे वाली सुई यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, जब 12 पे होंगी दोनों सुइयां बराबर होंगी, तो जैसे ये 1 मिनट वाली सुई घूमेगी 12 तक पहुंचेगी तो क्या होगा? घंटे वाली सुई 1 पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में 12 और 1 के बीच में ये संपाती नहीं होंगी और 1 और 2 के बीच में एक बार संपाती होंगी। ऐसे 3 केस बनेंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 35। अच्छा क्वेश्चन है। x एक 2 अंकीय संख्या है। x हमारे पास अगर 2 अंकीय संख्या है तो इसको मैं बोल सकता हूं a b। ठीक है, y एक अन्य 2 अंकीय संख्या है। ठीक है, ये भी एक अन्य 2 अंकीय संख्या है जिसे x के अंकों को विनिमय मतलब इंटरचेंज करके बनाया गया है। मतलब x के अंकों को इंटरचेंज करके बनाया गया है। तो इसका मतलब ये क्या होगी? बी ए होगी। यदि x जमा y का मतलब होता है ए बी जमा बी ए, ये बन जाएगा। का महत्व 2 अंकीय संख्या है। ठीक है, महत्व का मतलब मैक्सिमम, अधिकतम क्या है? ये 2 अंकीय संख्या है। दोनों का सम क्या है? क्या आना चाहिए? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99 है, यही होनी चाहिए। ठीक है, तो x के संभाव्य मानों की संख्या क्या होगी? माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे ए बी, साथियों यहाँ पे देखेंगे ए बी ए को जब हम जमा करेंगे तो 99 आना चाहिए। कुल मिला के अगर हम देखें तो a प्लस बी या b प्लस a किसके बराबर आना चाहिए? 9 के बराबर आना चाहिए। यही है। तो ऐसा कौन सा केस है 2 अंकों वाली संख्या? ऐसा पहला केस जो रहेगा जब मैं a का मान क्या लूं? 1 जमा 8 क्या होगा? 9 के बराबर होता है। एक तो पहला केस ही हो गया, मतलब 18 और 81 दोनों का सम कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, दूसरा पॉसिबल केस क्या होगा हमारे पास? जब 2 जमा 7 की बात करूंगा तब 9 आएगा। इट मीन्स ये आएगा 27 और 72। तीसरा केस जो होगा साथियों वो होगा 3 जमा 6 बराबर है 9, मतलब 36 और 63। और फोर्थ केस क्या होगा? इसी तरह से हमारे पास फोर्थ केस आएगा 4 जमा 5
ठीक है, फिर आएगा 5 जमा 4, फिर आएगा 6 जमा 3, फिर आएगा 7 जमा 2, फिर आएगा 8 जमा 1, 9 जमा 1 नहीं आएगा हमारे पास, वो अलग बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केस पॉसिबल होंगे। तो इसका सही ऑप्शन साथियों हमारे पास बनेगा डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए पी क्यू आर एंड एस भिन्न पूर्णांक हैं, ठीक है। पी क्यू क्या है, विषम में मतलब 1 3 ले लिया, आर और एस हम इसी तरह से लेंगे, आर एस क्या है 4 और 6, ठीक है। पी मेरे पास क्या है 1 लिया मैंने, क्यू मैंने लिया 3 और आर मेरे पास ये है और एस मेरे पास ऐसे है। पी क्यू विषम है, ठीक है, आर एस के सम है। तो देखते हैं कौन कौन से कथन पे विचार करते हैं। पी माइनस आर, तो पी माइनस आर होगा 3 का स्क्वायर और इसको गुणा करेंगे क्यू एस से, ठीक है, 6 3 18, ठीक है। क्या सम है, ये सम ही होगा ये, क्योंकि 6 3 कितने हो रहे हैं हमारे पास 18 हो गए, तो पहला तो सम ही होगा। अब देखते हैं दूसरे वाला, फर्स्ट केस तो पॉसिबल है, दूसरा क्यू माइनस एस तो ये आ जाएगा 3, माइनस के 3 आ जाएंगे और क्यू स्क्वायर तो 3 9 और एस कितना है मेरे पास 6। क्या ये सम है, तो ये भी सम है। अगला देखते हैं क्यू जमा आर, क्यू कितना है 3 जमा आर कितना हो जाएगा 7, क्यू जमा आर 7 का वर्ग और पी जमा एस, पी कितना है 1 और 6 ये 7, ये तो विषम होगा हमारे पास। तो साथियों तो ये विषम ही है हमारे पास। तो इसका मतलब सारे के सारे कथन सही हैं। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। पी माइनस आर तो 3 है, 3 का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा और क्यू मेरे पास 3 और 6 18, ठीक है, तो ये सम हो जाएगा। देखते हैं क्यू माइनस एस, इसमें से तो माइनस के 3 और क्यू स्क्वायर 9 और इसको एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 14, तो ये भी सम हो जाएगा। और क्यू प्लस आर हमारे पास है 4 3 7 विषम, पी और एस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास कितना होगा विषम ही होगा हमारे पास। तो इसका सही ऑप्शन डी बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों पार्ट 1 में मेरे पास यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथियों मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।